वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मिशन मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का वीडियो पार्ट 11 है। इस वीडियो में हम लोग 32 बिहार जे का एक क्वेश्चन लेंगे। किसी कैंडिडेट की कॉपी निकलवाई गई है RTI के जरिए। उस क्वेश्चन का आंसर कैंडिडेट ने क्या लिखा है और उस आंसर पे एग्जामिनर ने उस कैंडिडेट को क्या नंबर दिया है, उन पे चर्चा होगी। और जो क्वेश्चन है उसका भी एक बेहतर आंसर क्या हो सकता, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और बगैर स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके अलावा इस वीडियो में एक हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आप देखते होंगे, मेंस आंसर राइटिंग तकरीबन हर एक स्टूडेंट की समस्या है। मैं हालांकि इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग समस्या है नहीं कोई, इसे एक समस्या के तौर पर बना दिया गया। साधारण सी बात है, सही समय पर लिया गया सही फैसला आपकी जिंदगी और किस्मत दोनों बदल सकता है। एज ए लॉ स्टूडेंट आप इस बात को नहीं भूलें कि अगर आपके तैयारी का तौर तरीका अगर सही नहीं है तो सफलता के चांसेस डिफिकल्ट होंगे, और तैयारी का अगर तौर तरीका सही है तो सफलता के चांस थोड़े इजी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, जो इस वीडियो का थीम है, इस वीडियो से भी बहुत इम्पोर्टेंट, यह वीडियो आप लोग सेव करके रखिएगा और आप इसे बार बार देखिएगा। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही विचार सही हो सकता है हमारा यह व्यक्तिगत विचार आपकी नज़रों में गलत भी हो। मुझे काफ़ी खुशी होगी आप अगर इससे अलग कोई अपनी राय रखते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसका कारण भी बताएंगे। हम लोगों का इरादा है कि हम और आप मिलकर इस समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रही बात कि समस्या और निदान, अगर जब तक हम लोग समस्या नहीं समझेंगे, समस्या के कारण को नहीं समझेंगे, तो बगैर समस्या, बगैर उसके कारण को समझे अगर हम सीधे निदान की बात करेंगे तो जीवन में कभी उसका निदान नहीं निकलेगा। तो इशू इज कि मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो टॉपर भी होता है, अब रिजल्ट निकलने के बाद वो टॉपर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन रिजल्ट निकलने से पहले वो भी संशय की स्थिति में होता और उसे भी मेंस आंसर राइटिंग लिखने में उतनी ही परेशानी होती। तो अमूमन आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि सर यह क्या बात बोल रहे हैं कि मेंस आंसर राइटिंग, सारे स्टूडेंट परेशान है और सर कहते हैं कि यह कोई समस्या ही नहीं। तो जी वाकई यह कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम लोग किताबों से, नोट से उसे रट्टा मार लेता, और सारी समस्या की जड़ यही। उदाहरण के तौर पर कैसे समस्या होती, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो पूछा गया है। पूछा गया है क्वेश्चन, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह पुराने हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका सेक्शन 90 था। तो यह कहता है कि 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट हैं तो उनके एग्जीक्यूशन को प्रिज्यूम किया जाएगा कि इट वाज डूली एग्जीक्यूटेड, यह कहा गया। किताबों से आपने पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और सोचते हैं आपकी एग्जाम में जाके आप लिख के चले आए। अगर आप कुछ इसके बुनियादी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो चाहे आप सारी उम्र बैठ के रट्टा मारते रहिए, गलतियां होंगी डेफिनेट, हर हालत में होंगी। और कैसे, देखिए, सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। नंबर 1
कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो डॉक्यूमेंट सिर्फ दे देने से वो डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका यह है कि या तो आप पार्टी या विटनेसेज को बुलाइए, पार्टी अगर डिस्प्यूट है तो विटनेसेज को बुलाइए, प्रूव करने के लिए विटनेसेज या पार्टीज। अब कोई डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है तो स्वाभाविक है कि पार्टीज और विटनेसेज होंगे नहीं, हो सकता है जिंदा ना हो। तो अगर यह प्रिजम्पशन नहीं हो ड्यू एग्जीक्यूशन का तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी यूजलेस हो जाए। तो कानून की यह मजबूरी है कि 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट के ड्यू एग्जीक्यूशन को प्रूव करना। अब दूसरी बात, आपको यह तो प्रूव करने की बात होगी, दूसरी बात एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब पार्टीज ने विटनेस के मौजूदगी में साइन किया। ये कनेक्टेड अटेस्टेशन से टीपीएम अटेस्टेशन का डिफिनीशन दिया हुआ, उसे निकाल के पढ़िएगा। तो पार्टीज ने विटनेस की मौजूदगी में साइन किया तो एग्जीक्यूटेड हुआ। अब पार्टीज दबाव में थी, दबाव में नहीं थी, विटनेस ने देखा या नहीं, लॉ रिक्वायर्स ओनली कि विटनेस मस्ट हैव सीन द एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द डॉक्यूमेंट। अब एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द डॉक्यूमेंट अंडर व्हाट कंडीशन ये नहीं लिखा हुआ। मैं थोड़ा डीपली कनेक्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को आगे पीछे करके बैक करके थोड़ा सुनिएगा इसको। अगर एक भी आप वीडियो फॉलो कर लें तो आई होप एंड बिलीव कि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो ये तो हो गया अटेस्टेशन। अब कानून यह कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता, आदमी झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस पे और बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं कि डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने के लिए ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है, सेक्शन 91, 92। तो इन सारे चीजों को लेके मिला के दो चीजें आती, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब सेक्शन 90 में तो ड्यू एग्जीक्यूशन का प्रिजम्पशन लिख दिया गया। इसी से मिलता जुलता आज का ओपन चैलेंज का हमने क्वेश्चन पूछा था, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। इसी सेक्शन 90 पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि 30 years old document is presumed to be duly executed. 30-year-old document is presumed to be genuine. तो यह देखिए, आपको यह समझना है कि अगर 30-year-old डॉक्यूमेंट को हम जेन्युइन प्रिज्यूम कर लेते हैं तो मतलब यह हुआ कि उसका कंटेंट भी प्रूव हो गया। अब डॉक्यूमेंट किन हालातों में एग्जीक्यूट किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें थी या नहीं थी। तो जो अधिकार आपको सेक्शन 91, 92 के अंतर्गत मिलता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट है तो कुछ ग्राउंड पे उनके जेन्युइननेस को आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, एंड दिस प्रिजम्पशन इज रिवर्टेबल। तो इस बात का प्रिजम्पशन नहीं है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। अगर इस बात का प्रिजम्पशन होने लगे तो कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट अगर 30 साल पुराना हो गया जो डॉक्यूमेंट आज के डेट में फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड का उपज है, और 30 साल गुजर गया तो इस प्रिजम्पशन से आज का जो फ्रॉड है वो 30 साल पुराना होते ही जेन्युइन हो जाएगा। तो ये मूर्खता भरा प्रिजम्पशन, ये बेवकूफी,
तो होता क्या है कि आप अगर इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अब यही क्वेश्चन पूछा गया तो जिन स्टूडेंट ने डीपली पढ़ा है उन्होंने सही जवाब दिया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उलझ गया, सोचे कि भाई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ये दवाई भी वो दवाई भी कोई सूट कर जाएगा। तो स्टूडेंट का रुझान रहा कि उन्होंने आंसर सी मारा। सी जो आंसर है ये गलत आंसर है। किसी स्टूडेंट ने बी मार दिया, ये भी गलत है, इसका आंसर ए होगा। तो अगर देखिए, अगर आपके पढ़ने का तौर तरीका अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो फिर मेंस आंसर राइटिंग कोई समस्या नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर आपका तौर तरीका सही है तो रिजल्ट भी सही होगा, और अगर तौर तरीका गलत है तो फिर सफलता के चांसेस भी डाउटफुल है। किताबों के जरिए, किताबों में इतनी ताकत होती कि जो हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर, आपको कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ाने की शैली भी लिख दी जाए किताबों में तो फिर तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनका तो कोई औचित्य ही नहीं। आप जाइए, किताब खरीदिए या लाइब्रेरी विजिट कीजिए, विद्वान बन गए। तो पढ़ना और एक टीचर के द्वारा पढ़ाना दोनों दो अलग अलग चीजें, इसको आपको समझना पड़े। अब मान लीजिए कि ठीक है, जो समझने का तौर तरीका है आपके पास कोई उस तरह का जुगाड़ नहीं है, कोई समझाने वाला या बताने वाला, तो मेरा ऐसा मानना है प्रॉब्लम इज ए चैलेंज टू योर इंटेलिजेंस। दो चार दोस्त तो होंगे। माई पॉइंट इज कि यह जो समझने का है, दो चार आपके बैचमेट होंगे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए। हम लोग सीरीज चला ही रहा, आपस में वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आगे पीछे करके, बैक करके, कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब समझ गए तो आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। आप इन चीजों को समझते नहीं है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये मूर्खों का मतलब। आप बताइए कि आपको आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाने के लिए आप टेस्ट सीरीज, अरे भैया आप समझे नहीं तो आप लाख आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पीड और आपकी कम होती जाएगी, निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ, सारी बीमारियां एक साथ फैलती जाएंगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर तौर तरीका आपका सही है तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आप गारंटी के साथ हासिल कर सकते हो। तो अपने तौर तरीके पे आप जरूर ध्यान दीजिए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई जरूरी नहीं कि यही सही हो। आप इससे अलग किसी और विचार से भी इत्तेफाक रख सकते हैं। मैंने एक चर्चा को छेड़ा है। अब तक तो आप देखिए कितने लोग समझने का प्रयास करते और कितने लोग रट्टा मार के पास करने का प्रयास करते, यह आप खुद देख लीजिए। मेरा सुझाव यह है कि कानून का अगर आप रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने में जो आपको समय लगता है उससे बहुत कम समय में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। समझ गए तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। और रट्टा बैठ के मारते रहिए, पूरी रात आपने रट्टा मारा, सुबह को गोल हो जाएगा। कुछ चीजें छूट गई तो चीजें, अब जैसे इसी में है कि अगर 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट है तो पार्टी जिंदा है नहीं है, ड्यू एग्जीक्यूशन का प्रिजम्पशन है कि डूली एग्जीक्यूटेड विटनेस, गवाह की मौजूदगी में एग्जीक्यूटेड ने साइन किया, इफ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। तो प्रॉपर कस्टडी को थोड़ा सा आपको समझना है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब मान लीजिए ए और बी में एक सेल डीड होता है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है 40 साल, बी के ग्रैंडसन के पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट, तो प्रॉपर कस्टडी है। बी के बाद बी के लड़के को, उसके बाद उसके लड़के को, इस तरह से ग्रैंडसन के पास आया। तो ये भी लिखा हुआ है। तो अब आइए विद दीज इनपुट्स, अब देखिए यही ओपन चैलेंज का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब यह क्वेश्चन
बहुत ही आसान हो गया। मेंस का उसी तरह से क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1990, तो 35 ईयर ओल्ड हो गया। हाउ दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव, तो आप लिखिए कि स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है सेक्शन 90 के अंतर्गत, कोर्ट में प्रिज्यूम इफ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ ए डॉक्यूमेंट इज प्रूव बाय कॉलिंग आइदर पार्टी और विटनेसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि 32 बिहार जे में क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया प्रिजम्पशन, ये देखिए, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, ये आपके सामने स्क्रीन पे। इसका आंसर कैंडिडेट ने लिखा है बेसिकली प्रिजम्पशन आर द इन्फरेंसेज drawn by the court from some pre-existing fact or some earlier proved or disproved fact। यह उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। As regards presumption as to document of 30-year-old, the Indian Evidence Act under section छूट गया है इनका। Provide for presumption of fact, अब में है सेल है, ये क्लैरिफाई करना चाहिए, यह भी छूट गया है इनका। It basically says that if there is a document alleged to be 30-year-old, the court may presume the document to be genuine। बिल्कुल गलत लिख दिया, genuine का presumption है ही नहीं, unless the same is disproved। तो अगर आपने समझा नहीं है तो इस तरह की गलतियां होंगी। अब इस क्वेश्चन में इनको देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनको 1 नंबर मिला है। अब चलिए, अब जो भी मिला, अब इस क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर क्या हो सकता, आज हिंदी में भी है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं अपील करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड संसाधन है और हम लोग यह एक सोशल सर्विस के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें कर रहे हैं। कभी स्टेनो भाग जाता, कभी टाइपिस्ट भाग जाता, अब तनख्वाह नहीं देखे तो समझदारी है कि भाग जाते हैं, कब तक टिकेंगे वो लोग। तो इस कारण से अब हम लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो बना है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बना है। तो इसीलिए बाइलिंगुअल मिक्स थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए, आपका काम चल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप हिंदी मीडियम वाले ये आंसर लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यह मैंने खुद टाइप करके लिखा है आंसर। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30-year-old इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट एज फॉलो। Where any document purporting or proved to be 30-year-old is produced from any custody which the court in particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such document, देखिए क्या चीज कर रहा, the signature and every other part of such document, witness का signature, witness का, executant का, which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed, तो duly executed का presumption है, and attested by the person by whom it purports to be executed and attested। genuineness का presumption नहीं है, ये आपको समझना है। और अगर आप नहीं समझेंगे, मिसमाइंड होंगे, पढ़े कुछ जाके लिखाएंगे कुछ, और इन कारणों से मेंस आंसर राइटिंग एक गंभीर समस्या हो गई। वैसे मेंस आंसर राइटिंग समस्या नहीं है, इसको समस्या बना दिया गया। तब मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप विचार कीजिए, आप सारे स्टूडेंट्स मिलकर सोचिए, आपको जैसा अच्छा लगता आप कीजिए। एक्सप्लेनेशन,
Documents are said to be in proper custody if they are in the place in which and under the care of the person with whom they would naturally be। अब जैसे उसी को हमने समझाया कि बी की डेथ हो गई, उसके ग्रैंडसन के पास है तो नेचुरली है। बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज प्रूव टू हैव हैड ए लेजिटिमेट ओरिजिन or if the circumstances of particular case are such as to render such an origin probable। Normally execution and genuineness of a document is proved by calling the parties to it or witnesses in whose presence document was executed। तो प्रिजम्पशन केवल एग्जीक्यूशन का है, जेन्युइननेस का नहीं है प्रिजम्पशन। अब जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट दिया, आपने डिस्प्यूट किया ये फेक है, तो वैसी स्थिति में पार्टी या कोई और एविडेंस हमें रिलाई करना पड़ेगा। और अगर कंटेंशन, अगर आपका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, सेम डॉक्यूमेंट है, तो आपको भी होगा। और ये सारी चीजें जाके मिल जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कहाँ पे क्या चीज कनेक्टेड है, अगर उनको आप मिला के पढ़िएगा तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और समझ गए तो हाथ दे दनादन नॉन स्टॉप अपने आप चलने लगेगा, स्पीड की भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समझे नहीं तो नकली चेहरा कितना देर तक टिकेगा, आप सर खुजाएंगे, कलम नहीं चलेगा, सर में दर्द होगा, जो रट्टा मारने के समय में होता। Unless document is proved, it cannot be received in evidence। यह लाइन आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया और प्रूव हो गया। As the time passes, parties and witnesses may not be alive and therefore they cannot be called। In order to prevent this hardship, there is a statutory presumption of such documents। तीन चीजें हैं, तीन essential। That the document must be at least 30 years old, that document must be produced in court from proper custody, and that there must not be any suspicion। Proper custody means a person who is entitled to possession of such document, जो naturally word इस्तेमाल किया गया है। For example, A has been possession of a landed property for a long time। He produces from his custody deeds relating to the land, showing his titles to it। The custody is proper in this case। The word may presume has been used in section 90, which can be reverted under section 91 and 92 of Indian Evidence Act। एक केस लॉ भी दे दिया छोटा सा, गंगाम्मा वर्सेस शिवालिंगैया। साइटेशन आपको नहीं याद करना, मैं काट रहा हूं। The Supreme Court held that section 90 nowhere provides that authenticity of the recital contained in the document is to be presumed even when the formal execution of the document is proved। This by itself does not lead to the presumption that the recitals contained in the document are also correct। रिसाइटल के करेक्ट होने का मतलब डॉक्यूमेंट का जेन्युइन होना। तो इसीलिए हमने इसी पे घुमा फिरा के ओपन चैलेंज में क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ बच्चे लोग कहते कि सर ओपन चैलेंज के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते। यह मैथ है, जब तक गणित का सवाल नहीं बनता है तब तक वो डिफिकल्ट लगता है। जैसे ही उसका सॉल्यूशन आपको पता लग गया तो जो सवाल डिफिकल्ट लगता है वही बहुत इजी हो जाता है। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज ओपन टू द पार्टीज टू रेज ए प्ली दैट टू द कंट्ररी विद इन द लिमिट्स परमिटेड अंडर सेक्शन 91 92। तो मैं समझता हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लिख दें तो अच्छे नंबर आ जाने चाहिए आपको। हम लोगों ने एक अच्छा आंसर देने का प्रयास किया है। यह परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, मनुष्य के जीवन में नथिंग इज परफेक्ट, इससे बेहतर लिखा जा सकता है। अगर आपके पास इससे बेहतर आंसर है तो हमें भी बताइएगा।
तो वीडियो के कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल स्टूडेंट्स आर माई हार्ट एंड सोल। अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मैं हूं ना तो वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम बताएंगे। हम तो बताने के लिए हमेशा बेचैन ही रहते हैं। तो आप दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने सपने को साकार कीजिए। अगर हमारा कोई योगदान आपके किसी काम आता है तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।